अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें इस काम को समझने की हिम्मत अता करें। व यस्सिर ली अमरी, और हमारे काम के अंदर आसानी पैदा करें। व यफ़क़हू क़ौली, और जो मैं बात करूं आपको वो समझ आ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, कि जब भी बात किया करो तो क्या किया करो, सीधी किया करो। इसका अल्लाह ताला ने एक इनाम लिखा हुआ है। हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम कुरान को ना माने कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, नाउज़, या इसको मान लें। और अगर ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला इस कायनात की एक बहुत बड़ी असल हकीकत तो वही है, तो इसका निज़ाम भी उनके हाथ में है, तो फिर ये बात भी सच्ची है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे काम में सीधे कर दूंगा। शर्त क्या है? वकूल कौलन सदीदन, सीधी बात करो। तो या तो इसके ऊपर हम यकीन करें, या हम इसके ऊपर यकीन ना करें। ये हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। समझ आई? ठीक है। सेल्स टैक्स को हमने स्टार्ट किया, 25 मार्क्स का ये एरिया है हमारा। हमारे एग्जाम के अंदर छठा और सातवां क्वेश्चन नॉर्मली, ये दो क्वेश्चन हमें इंशाल्लाह ये मिलेंगे। खालिद साहब की जो बुक का चैप्टर नंबर 23 हमने स्टार्ट किया, और इसके अंदर जो आज हम इसकी एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। जो कल तक हमने पढ़ा, पहले उसका मैं आपको रिकैप दूंगा। ऑनलाइन आपके साथ वो पेज शेयर हो चुका हुआ है। आपने इस जो इलस्ट्रेशंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, प्लीज इसको आपने लाजमी घर जाके जरूर करना, ताकि आपको पता चले कि ये चीजें किस तरह से, किस पैटर्न पे ये जा रही हैं। ये एडिशनल आपकी एक्सरसाइज है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो अभी तक हमने किया है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखिएगा। इसमें हमारे पास जो पहली चीज थी कि हमारी जो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी है, उसका बेसिक फॉर्मूला है आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या है? जो हम लोगों से लेते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि महीने के बाद हमने डिपार्टमेंट को देना है। इनपुट टैक्स हमारा हक है जो हम लोगों को देते हैं। राइट? इसको कर सकते हैं। इनपुट का बिहेवियर क्या होगा? इनपुट नंबर वन या तो ये होगा कि हमने इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ही आपको नजर आ रहा है कि आउटपुट में से माइनस हो रहा है। दूसरा इसका बिहेवियर ये हो सकता है कि ये हमें, जो हमने पे किया है, हमें डिपार्टमेंट एफबीआर रिफंड कर दे। इसकी एक सूरत मैं आपको बता चुका हूं, जीरो रेटेड की। टैक्स कितना, उन जो जीरो रेटेड गुड्स हैं उनको रिफंड मिलेगा, और वो कहाँ है? फिफ्थ शेड्यूल में है। ये जीरो के स्पेलिंग। तीसरा इसका ये है कि अगर एडजस्टमेंट भी नहीं, रिफंड भी नहीं, तो फिर इसकी और शक्ल भी बन सकती है। वो है कि ये अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके लिए आप एक लफ्ज याद कर लें, 8B। 8B यानी डबल एड याद कर लें, और इसको, ये जो एट है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, तो ये इसकी इस तरह से बन जाएगी। इस डंडे को गोल करने के बजाय सीधा कर देंगे तो ये बन जाएगा। इसके लिए याद कर लें 8B। ठीक है। तो
सेल्स टैक्स जो है वो क्या है, आपका इनपुट टैक्स कहलाता है। क्लियर होगी बात? इनपुट टैक्स जो है, सेल्स टैक्स जो आप देते हैं वो आपका इनपुट होता है। मैं गलत क्या गया? जो सेल्स टैक्स आप लोगों को देते हैं, जो आप देते हैं, वो आपका इनपुट होता है। मैं जो दे रहा हूँ परचेज के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर, सुई गैस के बिल के ऊपर, ब्रोकर्स को पे कर रहा हूँ, कोरियर के ऊपर पे कर रहा हूँ, मेरा इनपुट है। एक्सपेंसेस के ऊपर ये है, सही है। इसकी तीन शक्लें तो ये हो सकती हैं। एक ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सेल्स टैक्स दिया लेकिन वो इनपुट ही नहीं बन सका, ये भी शक्ल होती है। हक तलफी जिसको कहते हैं। इनपुट क्या है? हक। और अगर हक ना मिला जाए, तलफ कहते हैं किसी चीज को जाया कर देना, तलफ करना, यार इसको तलफ कर दो। इंसान को कत्ल करना होता है और कागजात को, चीजों को तलफ करना होता है। तो हक तलफी, जहां पर हक जाया हो जाए, वो एक शक्ल भी हमें मिलेगी कि जहां पर इनपुट है ही नहीं। ठीक है जी, इसका एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया आज। थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन आपके सामने आ रही है। आप एग्जाम में लिखेंगे आउटपुट टैक्स, और इसमें आप लिखेंगे सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसमें से माइनस करेंगे परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ परचेजेस से मुराद एक्सपेंसेस है। परचेजेस भी हो सकती हैं, बिजली का बिल हो सकता है, सुई गैस का बिल भी हो सकता है। और इसमें ऐड करेंगे आप फर्दर टैक्स। ये जो आपने अनरजिस्टर्ड को गुड्स बेची हैं, इसके ऊपर आपको क्या करना है, 4% फर्दर टैक्स भी देना है। सही है? यहाँ तक ये बातें हम डिस्कस कर चुके हुए थे। ये बात अब आपने ध्यान में रखनी है, आउटपुट माइनस इनपुट ऐड फर्दर टैक्स। ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट प्लस फर्दर टैक्स, ये इसकी यही तरतीब होगी। फर्दर टैक्स जब भी जहन में आएगा तो आपने सोचना है सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई टू जीरो रेटेड का आए तो आपने सोचना है रिफंड। रिफंड का जहन में आए तो जीरो रेटेड। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड का आए तो एड भी। बस। ये सर समझ नहीं आ रही, मैं समझा ही नहीं रहा। मैं तो भी रट्टा लगवा रहा हूँ आपको, इसलिए ये इसको बहुत ज्यादा इसमें चालाक बनने की जरूरत नहीं है। बस समझने के लिए मैं आज तो इतनी समझ आ गई है। हाफिज साहब कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन के मुझे इनपुट की एग्जांपल आप बता दें। आज सारी एग्जांपल ही इनपुट की है। आज तो हम इसके ऊपर जो है वो ढेर सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेल टैक्स रेट है जी 18%। सर्टन गुड जो सब्जेक्ट टू टैक्स रेट है 25% है। ठीक है, एक ऐसा एसआरओ था। एसआरओ किसी को याद है वो कौन सा था? नहीं नहीं, एसआरओ का नंबर क्या था? तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जो है वो, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एंड फर्दर सप्लाई, अब फर्दर टैक्स लगेगा आपको 4%। ही हमने थर्ड शेड्यूल है एक, जिसपे रिटेल गुड्स है। ठीक है, रिटेल गुड्स हम जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी। नॉर्मल मैंने आपको बताया था वो कौन सी है। शैम्पू है, सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, फर्नीचर भी इसमें जो है वो इस तरह की आइटम, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, सिगरेट्स हैं, ये रिटेल गुड्स हैं। इसकी अहमियत क्या है? ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल, इसमें आपको रिफंड मिलेगा एग्जाम्ड गुड्स में जिसमें टैक्स नहीं होता। एट शेड्यूल में रिड्यूस रेट्स। सही है, इन दोनों में टैक्स नहीं होता। पांचवें और छठे दोनों इसमें टैक्स। फर्क एक है कि इसमें जो टैक्स पे किया हुआ रिफंड हो जाता है, इसमें टैक्स पे किया हुआ रिफंड। बेसिक डिफरेंस ये है दोनों। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम इसको आगे चलेंगे, फिर आपको मजीद ये क्लैरिटी आएगी। ले जी, हमारे पास आज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, आपने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है। ऑनलाइन जो लोग मुझे देख सुन रहे हैं, आपने प्लीज इसके साथ साथ इसको लेकर चलना है।
Mr. A provided the following data to compute his sales tax liability for the month of April. सेल्स टैक्स का क्वेश्चन मंथली बेसिस पे होता है, तो जब आपको सेल्स टैक्स लायबिलिटी या पेएबल का कहा जाए तो आपके जहन में आउटपुट माइनस इनपुट आना चाहिए। सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन क्या है? आउटपुट। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड क्या है? आउटपुट। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन क्या है? इनपुट। ठीक है। अगर यहां होता सप्लाई, देखें इसके साथ अनरजिस्टर्ड के साथ एक और चीज अटैच हो गई, फर्दर टैक्स। इसके साथ ये परचेज के लिए नहीं सोचना, सप्लाई के लिए। ठीक हो गया। चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा आउटपुट टैक्स। अच्छा, इसकी मैं हेडिंग भी लिख दूं जो कि हम एग्जाम में नॉर्मली लिखते हैं, वो है मिस्टर ए कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, एग्जामिनर ने क्या कहा था? ब्लैक पेन यूज करें। तो मैं बाज कल कलर पेन यूज करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने आपको समझाना होता है, आपने एग्जाम में ऐसी हरकत नहीं करनी। आउटपुट टैक्स में हमारे पास है सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये थी 500,000 एंड 600। बताइएगा क्या आंसर आ रहा 90,000 एंड 108,000। 198, ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने डिपार्टमेंट को देना था। सही हो गया। जो लोगों से लिया हुआ था और मैंने देना था, इसमें से मैंने माइनस करना है इनपुट टैक्स परचेजेस पर्सन्स, इट इज 1 मिलियन। अब ये जो अनरजिस्टर्ड है इसने भी मुझे अट्रैक्ट किया, इसकी वजह से क्या आएगा? फर्दर टैक्स। इसकी वजह से क्या आएगा? फर्दर टैक्स। तो आप इसमें करेंगे ऐड इसी अमाउंट का
अब 4% भी आएगा जो ऐड होना है, लेस नहीं कर देना। 24,000, इसको डबल लाइन से क्लोज करना है और यहाँ लिखना है सेल्स टैक्स पेएबल। वेल डन, हो गया जी। आज सेल्स टैक्स का आपने पहला न्यूमेरिकल कर लिया। हाँ जी। हाँ, पहले वैसे ही होता है ना, बच्चा छोटा था बड़ा होकर शरारतें करता है। ये शरारतें तब करेगा थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर अपनी बातें बताएगा, ये भी है। सेल्स टैक्स में मजा उस वक्त आएगा जब हमारी हक तलफी होगी। इसमें हक क्या है? इनपुट टैक्स। तो जब वो उस पे ऊपर जो है ना वो जरा तलफी होगी, तलफ होगा, तो फिर पता चलेगा। ओके। नोट कर ले, मैंने थोड़ा सा उसका फाउंड ठीक किया। ओके। जी, ये जो हमने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई दी है ना, ये 6 लाख रुपए की, इसकी वजह से हमें ये 4% मजीद टैक्स देना पड़ा है, ये वाला। जब भी फर्दर टैक्स आएगा फौरन आपने फर्दर टैक्स का, अनरजिस्टर्ड को सप्लाई फर्दर टैक्स, यानी ये दोनों लफ्ज इकट्ठे याद करना है। फर्दर टैक्स, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड। जब आए रिफंड तो आपने जीरो रेटेड एंड फिफ्थ शेड्यूल, ये आपने लफ्ज सोचना है। ठीक है। जब आए एग्जाम्ड तो सिक्स शेड्यूल, ये चीज ये आपने पका लेनी है चीजें कि यार ये ऐसे ही होना। ठीक है। आज मैंने एक और लफ्ज भी कहा है कि अगर कैरी फॉरवर्ड आए, अभी तो नहीं है इसमें, तो उसके लिए 8B, कैरी फॉरवर्ड, ये तीन चीजें डिपार्टमेंट आपसे मांगी गई ना, क्वेश्चन जो थे, तीन चीजें हर क्वेश्चन में मांगता है आपसे। हाँ जी। रिफंड, रिफंड यानी ये पैसे जो आपने दिए हैं डिपार्टमेंट वापस कर देगा आपको, हर महीने रिफंड हो जाएगी। अगर आप जीरो रेटेड गुड्स में डील करेंगे तो ये पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। इसकी मैं करवाऊंगा, अभी सिर्फ ये सोचें, वो गुड्स जो जीरो रेटेड है उन पर रिफंड मिलेगा बस। ठीक है। ये जीरो रेटेड गुड्स का रेट क्या है? जीरो, और उसके अगेंस्ट हमने टैक्स दिया हुआ है तो रिफंड मिलेगा। तो सर, बस अभी देखिए, ये जो जो सफर चलेगा, आज कुछ आपकी डेवलपमेंट होगी, कल फिर डेवलपमेंट होगी, कुछ और लिस्टेशन, चीजें आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर होगी। अभी आपका काम है सिर्फ स्पेस इतनी रखें, जीरो रेटेड रिफंड, फिफ्थ शेड्यूल रिफंड, रिफंड जीरो रेटेड फिफ्थ शेड्यूल, वह ये चीज, एग्जाम सिक्स शेड्यूल, बस ये चीजें आपने जहन में रखी। ठीक है। नहीं, इन्होंने पूछा है कि अनरजिस्टर्ड ऑलवेज फर्दर टैक्स में होगा, पूरी बात नहीं की ना आपने। अनरजिस्टर्ड से आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं? अगर अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं तो फिर फर्दर टैक्स आएगा, फिर उसकी आगे एक्सेप्शंस है। उसकी ऑलवेज का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया, फार्मूला भी नहीं बना सकते आप। आगे चलते हैं। चलें जी। अब देखते हैं जी, हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है। मिस्टर बी के लिए सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी आउटपुट है। प्लस इसके ऊपर आपको क्या करना है? 4% फर्दर टैक्स भी लेना है। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये आपकी क्या है? इनपुट है। एक नई लाइन आई है नीचे,
गुड्स सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹200,000 सप्लाई टू एंड कंज्यूमर। कहता है ये जो 8 लाख की आपको चीजें नजर आ रही है ना, इसमें से 2 लाख की ऐसे लोगों को मैंने चीजें सप्लाई की हैं जिन्होंने खुद यूज कर ली। पब्लिक एंड कंज्यूमर डजंट मीन पब्लिक, पब्लिक हो भी सकती है, ये स्कूल भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, उनको मैंने दी है। अब इस सवाल में क्या फर्क आएगा, हम 18% इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, लेकिन जब इसका 4% लेंगे ना तो इसमें 2 लाख रुपया निकाल दें। क्या करेंगे, 2 लाख रुपया, क्योंकि अब फर्दर टैक्स अगर हम एंड कंज्यूमर को देंगे तो डिपार्टमेंट हमसे उसके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं मांगता। फाइन। ये था जी मिस्टर बी। मैं देखता हूँ मेरी टाइपिंग स्पीड ज्यादा है या आपकी लिखने की स्पीड ज्यादा है। आउटपुट टैक्स, राइट, applies to registered persons। ये टाइप भी तो कर रहा हूँ मैं। ये सिंगल लाइन से इसको क्लोज करना है, ठीक है। ये आ गया जी मेरा आउटपुट टैक्स। दस इनपुट टैक्स। कर लिया आपने? चलो कोई बात। चलो आप जीत गए, मुझे खुशी है। अच्छा जी, अब इसमें ये हमारे पास, इसमें और उसमें क्या फर्क है? हाँ, इसमें फर्दर टैक्स में ये जो 2 लाख रुपया था ये नई आइटम थी। तसल्ली से समझ के बताना जी सर समझ आ गई, फिर मैं आगे चलूं ताकि उजलत नहीं करनी। अब देखिएगा, मुझे एक चीज बताएं कि क्या ये वाली अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी? ये वाली, ये वाली, ये वाली नहीं है ना, ये वाली फिगर गिवन थी। तो हम कहते हैं शो हिम व्हाट यू आर डूइंग।
एग्जामिनर को ऐसे नहीं करना कि ये वाली फिगर सिर्फ लिखानी है, बल्कि ये जो आपने प्रोसेस किया है ना, इसको लाजमी आपने एग्जाम में लिखना, ताकि अगर आगे अमाउंट गलत भी लिखी है तो एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने प्रोसेस क्या किया उसके बाद। तो जो भी फिगर आप बना रहे होते हो, नॉर्मली एक्सेप्शन आर देयर, कोई इक्का दुक्का केस में हम नहीं भी करते, लेकिन नॉर्मली हम उसको बताते हैं कि मैंने फिगर कैसे बनाई, क्योंकि अब आप रिटन एग्जाम में दाखिल हो रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें आपको बताना जरूरी है। पहले आपने क्लिक 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 किया हुआ है, अब आपको क्लक क्लक करना है। समझ आइए, थोड़ा सा इसको काम करना, तो इसलिए ये चीजें सीखना जरूरी है। यहाँ 6 लाख लिखा जा सकता था, डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, तो एग्जामिनर को पता चल जाता कि इसने 2 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दिया हुआ है। बहुत ज्यादा प्रोसीजर लेवल पे ना भी जाए, लेकिन शो करवाना था ये अच्छी, तो मैंने इसको मजीद यहाँ शो करवा दिया। पैटर्न आप देखें कि मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, आउटपुट टैक्स है, लेस इनपुट टैक्स है और ऐड। मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ या ऐड। इसके बगैर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, लेस नहीं भी लिखा हुआ, ऑब्वियस है लेस है, लेकिन अपनी आदत का हिस्सा बनाए कि जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से वो करें। सही है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही क्वेश्चन है। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है, सॉरी ये क्या है, इनपुट। गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹200,000 सप्लाइड टू एंड कंज्यूमर, and goods 300,000 supplied to wholesaler, and rest of the goods are supplied to manufacturer। इसमें एक नई चीज आ गई, ये जो गुड्स सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन था, इसका ताल्लुक टोटली किसके साथ था, फर्दर टैक्स के साथ। अब सवाल ये है कि ये इंफॉर्मेशन तो मुझे रेलेवेंट नजर आ रही है कि जब मैं फर्दर टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो 2 लाख रुपए यहां से माइनस कर दूंगा। यार आप मटरिंग ना किया करें, एक दूसरे के काम में कुछ 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 लगे रहते हैं, उससे आपका दोस्त भी डिस्टर्ब होता है, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। प्लीज मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह से ना किया करें। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे बता दें कि सर आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। मेरी दाढ़ी पे एतराज है तो वो बाहर निकल के बता दें कि जी आपकी दाढ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, कोई मसला है, लेकिन ये है कि साथ वाले को ना कर, बात दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हो। सप्लाई टू एंड कंज्यूमर गुड्स 3 लाख रुपए सप्लाई टू होलसेलर। अब ये क्या चीज हुई, तो कहता मैंने होलसेलर को सप्लाई दी, लेकिन लफ्ज एंड कंज्यूमर का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या करूं इसका। कहता बाकी चीजें मैंने मैन्युफैक्चरर को सप्लाई की है, वो भी अनरजिस्टर्ड था। सवाल ये है कि इसका क्या है, ये लाइन क्यों दी गई, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं, कंफ्यूज करने के लिए। ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी। तो इस सवाल में बताने का मकसद ये था कि भाई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में मिल सकती है जिसका मेरे क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक, वो इसलिए दी जाती है ताकि आपको पता चले कि क्या चीज पिक करनी है और क्या चीज पिक नहीं करनी। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दैट इररेलेवेंट डेटा विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर एंड आई हैव टू इग्नोर। देखिए जिंदगी में रिएक्शन करना भी सीखना होता है और इग्नोर करना भी सीखना होता है। हर बात पे आप रिएक्शन करेंगे तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। बात चीजों पे चुप रहना होता है, इग्नोर करना होता है। तो सवाल का यही मिजाज होता है कि वो अक्सर कहता है बोलो, और बाजों पर कहता है अपनी जुबान बंद रखो। वो चीज भी हमें सीखना होती है। और इस और उस क्वेश्चन में ये डेटा क्या था, इररेलेवेंट। ये डेटा क्या था, इररेलेवेंट था। ये मुझे भी कह रही थी कि हम जीत गए सर, हमने पहले लिख दिया, हम करे जरा। ये था जी 8 लाख। अब हिंदी करेंगे। 8 लाख, ये था जी आपके पास 9 लाख। हम दोनों मिलके
ले सही है। कोई सवाल, वही सेम पैटर्न है, सिर्फ फर्क ये है कि इस बिल्कुल सेम बी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, कोई मैंने नई चीज नहीं की। ये मैं इसको भी जरा, ये हमारा सप्लाइड आउटपुट था, ये भी आउटपुट था। ठीक है। आप एक चीज नोट करें कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में मैं यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा। ये बात ध्यान में रखनी है। क्योंकि स्टूडेंट यही कंफ्यूज होता है, सर वो तो मैं अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहा हूँ सर, मैं अनरजिस्टर्ड को, भाई रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के सेल्स टैक्स में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क यह आएगा कि अनरजिस्टर्ड को दोबारा आपने फर्दर टैक्स में लेकर आना होता है, और उसमें से वो चीजें जहां नहीं लगना उनको माइनस करते जाएंगे। वेरी गुड। आपके दिल के अंदर जो था वो जरा भी वो खौफ नहीं आया कि मैं अपने उस्ताद की गलती निकालने लगा है? इसकी आपको जो है ना वो माफी मांगनी चाहिए। जीरो का साइज ठीक है। हाँ कहेंगे सर वो भी ठीक नहीं, चलो ठीक हो गया जी। चलो आगे चलते हैं। कर लें लोग, ये असाइनमेंट में कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आगे एक चीज आ रही है, ये शोखा सा क्वेश्चन है जरा, ठीक है ना। मिस्टर डी, ये इसमें वो 25% वाला इशू आने वाला है। मिस्टर डी इज डीलिंग विद द imported goods and supplied in Pakistan thereof. He has provided you the following data to compute his tax liability. Supply of imported juices to registered person, आउटपुट है। लेकिन ये जो था ना imported juices, इसकी वजह से अब इसका जो टैक्स रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 25%। यानी होगा, है ये अभी भी आउटपुट ही है, ये अभी भी आउटपुट है। सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये आउटपुट है, इसका भी रेट कितना है, 25%। प्लस इस अनरजिस्टर्ड की वजह से इसके ऊपर हमें मजीद 4% भी लेना है। इंपोर्ट ऑफ जूसीज एंड शैम्पू, अब यहाँ परचेज की बजाय क्या आ गया, इंपोर्ट आ गया। तो अब ये हमारी इनपुट है, लेकिन टैक्स कितना होगा इसके ऊपर, 20। कहता है शैम्पू वर्थ ₹1 मिलियन आर सप्लाई टू एंड कंज्यूमर, कहता है इसमें से, तो जब फर्दर टैक्स, इसका ताल्लुक किसके साथ है, फर्दर टैक्स के साथ। ठीक है, जब फर्दर टैक्स लेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लेस करके फिर 4% लेंगे। ओके। 18, 19 और 2, मैंने फिक्रें याद करनी, आप भी याद करनी। ये है जी मिस्टर डी, सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड, अब मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्टेड जूसेस 1.8 मिलियन इंटू 25%। ठीक है।
कोई बात नहीं। 19 लाख की थी ना सप्लाई। 1 मिलियन था। 9 लाख का। इस क्वेश्चन में सिर्फ रेट का फर्क पड़ा है। हमने कुछ चीजें इंपोर्ट की थी जिनके ऊपर हमने 25% टैक्स दिया हुआ था, 2 मिलियन की। उसमें सप्लाई थी हमारी जूसेस की और शैम्पू की। 18 लाख रुपए के हमारे जूसेस थे 25% पे, और शैम्पू थी 19 लाख की 25% पे। ये हमारा आउटपुट हो गया टोटल। इंपोर्ट ऑफ शैम्पू एंड जूसेस ये हमारे पास आ गए थे, और इसमें हमने ऐड फर्दर टैक्स किया। तो हमारा जो सेल्स टैक्स पेएबल था, यहाँ लिखेंगे, वो आ गया ये बात, दिस वन। सही है। अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो आउटपुट टैक्स की, इनपुट टैक्स की, और फर्दर टैक्स की, और फर्दर टैक्स की एक्सेप्शंस की। अभी तक हमारी ये चल रही, ताकि एक बेसिक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में वो बैठ जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीजें हमने इसको लेकर आगे चलनी। फाइन। ये क्वेश्चन जो है, ये पेज जो है वो आपके साथ शेड है। सही है। चलें। देखें, अभी तक जो चीजें हमने सीखी उसको जरा समराइज करें, फिर इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स मंथली बेसिस पे होता है। रजिस्टर्ड पर्सन पे करते हैं। आप लोगों से जो टैक्स लेते हैं, बेशक वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उन्होंने टैक्स दिया हो या ना दिया हो, आपने पे करना होता है। एडिशनली, अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं, वो एक्सेप्शन में मौजूद नहीं है, यू हैव टू पे 4% फर्दर टैक्स, वो भी आपको देना है। हाउएवर, लॉ ने आपको एक हक दिया है कि आप जो टैक्स लोगों को देते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। राइट, ये बात हमने डिस्कस की थी। अब अगला सवाल ये है, हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड किसको होना है और किसको रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं। अगर किसी को रजिस्टर्ड नहीं होना, वो होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपकी खालिद साहब की बुक का चैप्टर नंबर 23 है, और इसका पेज नंबर मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, खालिद साहब की बुक का पेज 523। ठीक है जी। नंबर 1, हर इंपोर्टर को रजिस्टर्ड होना है। ठीक है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्टर्ड होना है। रिटेलर, रिटेलर, अच्छा, जब रिटेलर का जहन में आता है ना, तो लोगों के, बच्चों के दिमाग में रिटेलर, ये दुकानदार आते हैं, खोखे वाले आ जाते हैं, पान सिगरेटों वाले ये आ जाते हैं। ये बात याद रखें, पाकिस्तान में KFC रिटेलर है, कारफोर रिटेलर है, गोरमे रिटेलर है,
हॉल रोड के ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं सारे रिटेलर हैं। वो शख्स जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है वो रिटेलर कहलाता है। इसके लॉ ने दो क्लासिफिकेशन कर दी। टीयर कहते हैं क्लास को, अपर टीयर लोअर टीयर भी लफ्ज होता है। तो टीयर वन के जो लोग हैं उनको रजिस्टर्ड होना है। ये टीयर वन में कौन कौन आते हैं आगे जाके हम इसकी लिस्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इतना याद रखना है, हर इंपोर्टर, हर होलसेलर, हर डिस्ट्रीब्यूटर और टीयर वन रिटेलर को रजिस्टर्ड होना है। मिसाल मैंने लिख दी आपको, केएफसी है, कारफोर है, गोरमे है, राइट, ये जो मैकडोनल्ड्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी सप्लाई चेन्स है ना, इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अब सिर्फ जेहन में अभी ये लेकर आए कि ये टीयर वन के रिटेलर। और टीयर टू के रिटेलर कौन से? ये जो गली मोहल्ले में बैठे होते हैं, दुकान, ग्रोसरी वाले, छोटे छोटे लोग जो हैं, इनके लिए भी रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं होता। इट डजंट मीन कि ये टैक्स नहीं पे करते, ये बात में बार बार, ये इसका मतलब ये कि टैक्स, ये टैक्स देते हैं, लेकिन इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। अगर कोई शख्स रजिस्टर्ड नहीं है तो सेल्स टैक्स के ऊपर उसका हक एस्टेब्लिश नहीं होगा, उसका सेल्स टैक्स इनपुट में कन्वर्ट नहीं होगा। उसका सेल्स टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स ही रहेगा, वो इनपुट नहीं बनेगा। समझ आ गई? दोबारा सुन लें। अगर कोई शख्स सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका सेल्स टैक्स के ऊपर वो इनपुट नहीं बनेगा, उसका हक एस्टेब्लिश नहीं होगा। जिसको हम कहते हैं ना आउटपुट में से माइनस कर सकते हैं, वो सिर्फ रजिस्टर्ड के लिए। तो किसके लिए है? वो रजिस्टर्ड पर्सन का हक है कि वो माइनस कर सकता है, अनरजिस्टर्ड वो नहीं कर सकता। ओके। मैन्युफैक्चरर, वो लोग जो कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं है उनके लिए भी रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या है उसको लॉ ने डिफाइन कर दिया। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, लिस्ट डाउन द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स। तो आप लिखेंगे फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स। नंबर वन इंपोर्टर, नंबर टू होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, टीयर वन, मैन्युफैक्चरर हु इज नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। ये पूरा इंशाल्लाह पूरे नंबर आपके हो जाएंगे। कॉटेज इंडस्ट्री का जब भी जहन में आए तो मैन्युफैक्चरर आना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री का हमेशा, कॉटेज इंडस्ट्री होलसेलर नहीं हो सकता, डीलर नहीं हो सकता, इंपोर्टर नहीं हो सकता, एक्सपोर्टर हो सकता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर का होना लाजमी है। कॉटेज इंडस्ट्री किसको कहते हैं? आ मैन्युफैक्चरर कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये देखिएगा, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप और एंड लगा हुआ है। लिस्ट की ये निशानी होती है। डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसके पास गैस या बिजली का इंडस्ट्रियल कनेक्शन मौजूद नहीं है, यानी वो किस पे चलता है? वो रेजिडेंशियल, उसके घर में मीटर लगा हुआ है और उसी पे कारोबार करते हैं। नॉर्मली कौन लोग हैं? ये सियालकोट में चले जाए, फुटबॉल बनाते हैं घरों में ही। वो क्या करते हैं कि वो कुछ पैचेज होते हैं उसके, लेदर के, वो लोगों के घरों में पहुंचा देते हैं। घर में औरतें या घर के अफराद जो हैं या कुछ लोग बैठ के उसकी बस स्टिचिंग करते हैं। वो है। तो लाइट कौन सी चल रही है? घर की, रेजिडेंशियल जो है वो कानूनी चलती है। इज लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, ये भी शर्त है। ठीक है, पहली क्या है? कनेक्शन, और रेजिडेंशियल एरिया में लोकेशन उसकी हो। डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10। उसके बाद जो लेबर है वो 10 या उससे कम। कितनी हो? 10 या उससे कम हो। और उसका जो सेल है, एनुअल टर्नओवर है, वो 8 मिलियन या उससे कम हो। ठीक है, ये है, ये उसकी नंबर वन। उसके पास कनेक्शन, नंबर टू, नहीं नहीं हो, कनेक्शन ना हो, नहीं कनेक्शन हो उसके बाद, इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना। ये नहीं लिखना पेपर में ये डजंट हैव एनी गैस और इलेक्ट्रिसिटी, अन्य वाह काम कर रहा है वो, सूरज की रोशनी में काम करता हो, नहीं।
रेजिडेंशियल है, और उसके पास क्या है, रेजिडेंशियल एरिया में हो, उसके पास जो लेबर फोर्स है 10 से कम, और ये 8 मिलियन ये कम। ये अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन अ कॉटेज इंडस्ट्री, तो आपने ये लिख देना। इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। राइट, ये एग्जांपल देखनी हो देख लीजिएगा, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ये चेंज ऑफ टैक्स रेट बाद में बताऊं, नहीं जी। अब आती है रिफंड का 5th शेड्यूल। आपकी एक असाइनमेंट है, आपकी आज की एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट का मतलब होता है कि ये सर खुद ही करेंगे। ये मैंने, मेरा इस पे और कोई नहीं है। मैं काफी मसरूफ आदमी हूँ, बहुत सारे काम करने होते हैं, मोबाइल चेक करना होता है और भी सोना होता है, तो इसलिए ये असाइनमेंट का ये मतलब है। सीए कहते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट को, जो आपने पुट करनी है, ये बात बेटा ध्यान में रखिएगा। ये आपने सिर्फ 2.5 पैरा को रीड करना है, समझ आए या ना आए। चलिए 2.7 कर लो इसे। ठीक है, ये पैरा पढ़ना है, उसके बाद इसमें आएगा 6th शेड्यूल 2.8। इसको भी आपने रीड करना है। देखिए ये समझ, अगर समझ आ जाए तो को टकरे नहीं मारने लग जाना, ये तो मुझे समझ आ गई, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ चीज समझ आ ही जाए, लेकिन मैंने कहा रीड करना है इसको। बस आप इसको पढ़ते जाएं। आप पढ़ेंगे ना, तो कल मुझे टाइम कम लगेगा, हम दोनों का फायदा हो जाएगा। ये चीज जो है वो जल्दी दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने इसके नीचे 3rd शेड्यूल होगा ये, इसको भी आपने पढ़ लेना है, यही चीजें। ठीक है, 3rd शेड्यूल की जो है, तो इसको पहले मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आज मैंने इलस्ट्रेशन करवाई हैं उसी की ब्रीफ एक्सरसाइज करवाऊंगा। आपको मैं छोटी छोटी चीजें करवाऊंगा, जिसमें नॉर्मल आइटम्स होंगी, 5th शेड्यूल की आइटम्स होंगी, 6th शेड्यूल की आइटम्स होंगी, रिटेल गुड्स होंगी। फिर उसका बिहेवियर चेक करेंगे कि बेचने पे खरीदने पे क्या क्या इश्यूज जो है हमें वो मिल रहे हैं। सही है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पूछे।